सबसे पहले खोलिएगा वर्कशीट नंबर 3, इसमें हम देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन, अ प्रॉमिसरी नोट आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द नोट फॉल। प्रॉमिसरी नोट की जो डेट थी उसके 3 साल बाद, जो भी डेट थी ड्यू डेट निकल जाने के 3 साल के बाद वो प्रॉमिसरी नोट क्या बन जाएगा? वैलिड है क्या? क्या इसको कोर्ट में एनफोर्स कर सकते हैं? नहीं सर। वॉइड है? नो। अनएनफोर्सेबल है? यस। योर आंसर विल बी पार्ट सी। सो याद है लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली, इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली 3 साल के अंदर आपको एनफोर्स करना है, अदरवाइज टाइम निकल गया तो उसके बाद वो टाइम बार डेट हो जाता है, उसकी कोई एनफोर्सेबिलिटी नहीं रहती, अनएनफोर्सेबल हो जाता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स, सो वॉइडेबल है। आप यहाँ पे अगर फ्री कंसेंट की एब्सेंस में किसी को भी जोर जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हो तो उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है, उसके पास ऑप्शन है चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्ट करे, इसके ऑप्शन होता है एग्रीव पार्टी के पास। ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हेन द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री द कॉन्ट्रैक्ट इज, जब कंसेंट मिसिंग होगी, कंसेंट फ्री नहीं होगी तो अगेन वॉइडेबल विल बी योर आंसर। सर फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कहलाया जाएगा। ठीक है, सिंपल। देखिए लॉजिकली समझा, आप कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोर्थ क्वेश्चन, अ डैश कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, सिंपली वॉइडेबल। सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी एंगल से एग्जामिनर पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट्स में द कोलैटरल एग्रीमेंट्स, सर मेन एग्रीमेंट इलीगल है, उससे रिलेटेड कोलैटरल एसोसिएटेड एग्रीमेंट्स है, वो भी इलीगल माने जाएंगे या नहीं? सर वो भी इलीगल होंगे, उनको भी वॉइड एब इनिशियो का दर्जा दिया जाएगा, दे शैल बी वॉइड। ठीक है, इनइफेक्टिव है, अनएनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, एग्रीमेंट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एटसेट्रा कैन अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जिसके अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जोर जबरदस्ती। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जोर जबरदस्ती, हम आगे चल के देखेंगे जब हम फ्री कंसेंट का चैप्टर पढ़ेंगे। तो सर जोर जबरदस्ती की या धोखाधड़ी की, यानी किसकी मिसिंग है? फ्री कंसेंट की मिसिंग है। अब सर फ्री कंसेंट की मिसिंग है, फ्री कंसेंट ना होते हुए जोर जबरदस्ती से एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया। अब एग्रीमेंट जो जोर जबरदस्ती से हुआ कैन अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कैन, क्या उससे हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या उससे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? यस सर, जहां पे फ्री कंसेंट मिसिंग है वो वॉइडेबल है, वॉइड होने योग्य है। ऑल्दो एग्रीव पार्टी के पास ऑप्शन है चाहे तो उसे वैलिड करे या वॉइड, यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड में भी तब्दील हो सकता है। सो देयरफॉर योर आंसर विल बी यस। ठीक है। देन नेक्स्टली सेवेंथ क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मेक्स एन एग्रीमेंट वॉइड। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है वो वॉइड हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर अपोज पब्लिक पॉलिसी है तो वो इलीगल है, याद है डी फीफो, इलीगल है तो वो वॉइड हमेशा माना जाएगा। यस, आंसर विल बी ट्रू। ठीक है, ए पार्ट हो जाएगा। आइए देखिए नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, वो कह रहा है एन एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर। सर आज दो पार्टीज में एग्रीमेंट हो रहा है, ए कह रहा है बी को कि मुझे वादा कर दो आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में मैं आपको किसी भी बात पे राजी करूंगा तो आप राजी हो जाओगे, आप मुझे वादा कर दो कि आप आगे चल के इन फ्यूचर एग्री हो जाओगे मेरी सारी बातों पे। तो यहाँ लॉ मेकर कह रहा है सर फ्यूचर में क्या, फ्यूचर में अगर किसी बात पे राजी होना है तो हम मानते हैं कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमें नहीं पता फ्यूचर में आप क्या हमसे मांगने वाले हो। आज मैं आपसे वादा करूं कि बेटा एक पेपर पे साइन करके दे दो कि मैं 2 साल बाद आपसे कुछ भी मांगूंगी वो आप मुझे दोगे, तो क्या आप साइन कर दोगे? नहीं, आप कहोगे मैम पता नहीं 2 साल बाद आप हमसे क्या मांग लो जो शायद हम ना दे पाए। तो सर फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो अनसर्टेन टर्म्स पे एग्री करना विल मेक इट वॉइड एग्रीमेंट, वो वॉइड हो जाता है, वो शुरुआत से ही वॉइड एब इनिशियो होता है, इट इज वॉइड एग्रीमेंट। हाँ, अगर फ्यूचर की टर्म्स एंड कंडीशंस
सर्टेन हो, क्लियर हो, तो एक घड़ी उनको वैलिड बोला जा सकता है। बट आप वैलिड तब मानोगे जब वो स्पेसिफिकली कह दे कि एन एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर ऑन सर्टेन टर्म्स। अगर ऑन सर्टेन टर्म्स होता, सर्टेन स्पेसिफाइड टर्म्स होता, तो आप इसे वैलिड मान सकते थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने नहीं बताया कि फ्यूचर के टर्म्स सर्टेन है या नहीं। तो जनरली फ्यूचर हम अनसर्टेन ही मानते हैं। भाई हमें नहीं पता कि कल भी क्या होना है, मुझे नहीं पता मैं कल भी जिंदा रह पाऊंगी या नहीं। फ्यूचर इज थॉरोली अनसर्टेन। सो अनसर्टेनिटी के बेसिस पे कोई भी एग्रीमेंट बनेगा दैट शैल बी ट्रीटेड एज वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, वो हमारे लिए वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? देन 9th क्वेश्चन, अ वॉइड एग्रीमेंट इज वन विच इज, सब वॉइड एग्रीमेंट वो है जो वैलिड है, मतलब ही नहीं। एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ बोथ पार्टीज, नहीं। एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, नहीं, वो तो वॉइडेबल होता है। सर यहाँ पे आंसर हो जाएगा पार्ट डी। सो वॉइड एग्रीमेंट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। देन नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज सर्टेन, कोई भी एग्रीमेंट जिसमें बेसिक ऑब्जेक्ट ही अनसर्टेन हो, इम्पॉसिबल हो, वो हमारे लिए वॉइड माना जाता है, अनएनफोर्सेबल माना जाता है, क्योंकि वहां पे सर्टेनिटी नहीं थी। 11th क्वेश्चन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज द वन वेयर द टर्म्स ऑफ विच वन स्टेटेड इन वर्ड्स। एक्सप्रेस तब होगा जब वर्ड्स में स्टेट होगा, और वो वर्ड स्पोकन होने चाहिए या रिटर्न, वर्बल भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं, और इन राइटिंग भी हो सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन। 12th वन, कॉन्ट्रैक्ट एविडेंट बाय एक्ट्स एंड कंडक्ट्स ऑफ द पार्टीज। सर कंडक्ट से, एक्शन से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दैट शैल बी ट्रीटेड एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आंसर विल बी पार्ट डी। इम्प्लाइड कब होता है? जब एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच ना हो, रादर कंडक्ट से, बिहेवियर से आप किसी को ऑफर दे रहे हैं और उनकी एक्सेप्टेंस ले रहे हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ पर्सन एक्सेप्ट्स द बेनिफिट ऑफ सर्विसेज knowing the circumstances that service provider or seller expects to be paid for services give birth to implied contract। भाई सिंपल सी बात है, हमने वही एग्जांपल लिया था कि एक पैसेंजर उतरे, पैसेंजर ने सामान प्लेटफॉर्म पे उतारा, तभी वहां पे कुली आए, कुली ने पैसेंजर से पूछे बिना ही सामान को लिफ्ट कर लिया और पैसेंजर कुछ नहीं बोले, साइलेंट रहे। तो अ पर्सन एक्सेप्ट्स द बेनिफिट ऑफ सर्विसेज, पैसेंजर ने कुली द्वारा उठाए गए सामान को एक्सेप्ट कर लिया, कुछ ऑब्जेक्शन रेज नहीं की, कुछ नहीं कहा कि नहीं नहीं भैया मेरा सामान मत उठाओ या पैसे बताओ, नहीं, पैसेंजर चुप रहा और कुली को उसका सामान उठाने दिया। तो यानी पैसेंजर ने कुली की सर्विसेज ली, और उन्हें ये पता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, कुली है या सेलर है गुड्स के केस में, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उन्हें पे करो उनकी सर्विसेज के लिए। तो भाई वो चाहता है कुली कि जब वो आपका सामान आपके स्पॉट पे रख दे तो आप उनको कुछ पेमेंट करो, आपको उन्हें कुछ पेमेंट करनी होगी। तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। यस, आंसर विल बी ट्रू, इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे दोनों के कंडक्ट की वजह से ऑफर एक्सेप्ट हो गया और एग्रीमेंट का रूप ले लिया थ्रू इम्प्लाइड कंडक्ट बिहेवियर विच विल अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे एनफोर्सेबिलिटी आ गई। रीजन सेक्शन 10 के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट थे। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आर इम्प्लाइड बाय लॉ। क्वाजी को भी लॉ इम्प्लाइड करता है। भाई लॉ कहता है कि भले ही आपने इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, लेकिन अगर आप किसी का बेनिफिट ले रहे हो तो उसको आपको पे ऑफ करना होगा। आंसर विल बी ट्रू। यस, इट इज इम्प्लाइड बाय लॉ। लॉ ने एज्यूम कर लिया, रादर इम्प्लाइड बाय लॉ का मतलब होता है प्रिज्यूम कर लिया। लॉ प्रिज्यूम कर रहा है कि जो भी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, जहां पे एक पार्टी बिना कहे दूसरे से फायदा उठा रही है, तो उसे दूसरी पार्टी को पे ऑफ करना होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, इन केस देयर इज नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, नो जेन्युइन कंसेंट और लॉफुल कंसिडरेशन, but there is imposed obligation on one party and conferred right in favor of other, is contract in any ways। सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई ऑफर ना हो, एक्सेप्टेंस ना हो, कोई जेन्युइन कंसेंट ना हो, लॉफुल कंसिडरेशन ना हो, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उस पर ऑब्लिगेशन लगा दी जाए दूसरे के फेवर में, तो क्या वो हर हालत में, इन एनी वेज, इन एनी वेज का मतलब हर हालत में, क्या वो हर हालत में कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? आंसर विल बी नो। सर हर हालत में तो नहीं माना जाएगा। वैसे तो यहाँ पे सेक्शन 10 मिसिंग है, तो सर ये तो वॉइड है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन हो गई, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे अगर
प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के बेसिस पे एक पार्टी दूसरी पार्टी से फेवर ले रही है, बेनिफिट ले रही है, तो उन्हें दूसरी पार्टी को पे ऑफ करना होगा, उनको कंपनसेट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16th वन, इज देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज नीदर एग्रीमेंट नॉर प्रॉमिस? क्या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिसमें ना कोई एग्रीमेंट हो? एग्रीमेंट का मतलब ना कोई ऑफर एक्सेप्टेंस हो और ना ही कोई प्रॉमिस हो। क्या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? सर इसका आंसर सिंपली है नो। ऐसा सर हो ही नहीं सकता कि बिना एग्रीमेंट के कोई कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के अंदर एनफोर्सेबल हो रहा है वो ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट ही नहीं है तो सर फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी कभी नहीं बन सकता। यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर एग्रीमेंट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट का सवाल ही पैदा नहीं होगा। नेक्स्ट, इन एन ऑक्शन सेल, ऑक्शन हो रही थी, नीलामी हो रही थी, एक ऑक्शन हो रही थी नीलामी के अंदर। अजय इज द हाईएस्ट बिडर, अजय था, उन्होंने सबसे ज्यादा अमाउंट की बोली लगाई। एंड द ऑक्शनियर एक्सेप्ट्स द ऑफर बाय नॉट स्पीकिंग बट स्ट्राइकिंग द हैमर ऑन द टेबल। और जो ऑक्शनियर थे उन्होंने उनकी बोली को एक्सेप्ट किया बाय नॉट स्पीकिंग, बोले कुछ नहीं लेकिन उन्होंने हैमर जो हथौड़ा है वो स्ट्राइक किया टेबल पे 3 टाइम्स। 3 टाइम्स में हम मान लेते हैं ऑफर एक्सेप्ट हो गया। सो दिस वुड अमाउंट टू एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, फ्यूचर एक्सेप्टेंस और नो एक्सेप्टेंस। सर इट वुड अमाउंट टू इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। इम्प्लाइड मतलब कब होगा? जब वर्ड्स का आदान प्रदान ना हो, बाय कंडक्ट और बिहेवियर आप सामने वाली की बात पे राजी हो जाओ। तो हाईएस्ट बिडिंग पे सर सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्री फिक्स्ड प्री डिटर्मिन्ड कंडीशंस होती हैं कि 3 बार हैमर अगर ऑक्शनियर टेबल पे स्ट्राइक करेंगे तो ऑफर एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। सो दिस शैल बी ट्रीटेड एज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन 18th वन, a contract is dash contract is good in substance but suffers from some technical defect. सर unenforceable, simply unenforceable contract है जिसमें वैसे तो contract के substance जो है good होते हैं, valid होते हैं, but due to technical defect उनको कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते, therefore वो unenforceable हो जाते हैं। ठीक है, then 19th question, sale by fall of hammer in an auction sale is an example of। अब इम्प्लाइड भी हो सकता है, टैकेट भी हो सकता है। यहाँ पे हम ज्यादा नियर बाय क्या लेंगे? टैकेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है मैम, पीछे तो हमने इम्प्लाइड ले लिया था सब बेटा, पीछे इसलिए इम्प्लाइड लिया था बिकॉज वहां पे हमारे पास टैकेट का ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन हाउएवर टैकेट भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? टैकेट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ओनली वेयर द टर्म्स आर प्री फिक्स्ड प्री डिटर्मिन्ड, पहले से ही उनकी टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स्ड होती है। तो ऑक्शनियर का 3 बार हैमर स्ट्राइक करना इज अ प्री फिक्स्ड कंडीशन, देयरफॉर इट शैल बी ट्रीटेड एज टैकेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देन 20th क्वेश्चन, Mrs. Sana lost her gold necklace in her house and she told all of her servants to find her missing gold necklace and announce a reward of 3,000 for the servant who find her lost necklace. भाई मिसेस सना का हार खो गया। अब उन्होंने घर में रहने वाले सारे सर्वेंट्स को कहा कि जो ढूंढ के लाएगा उनको 3,000 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। द नेचर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, बताइए क्या है? सर यहाँ पे दोनों का पार्ट परफॉर्म हो चुका है या अभी होना है? सर होना है, सिंपली एग्जीक्यूटरी है, क्योंकि अभी तो हमने अनाउंस किया है। अब जो ढूंढ के लाएगा वो हमारे लिए रिवॉर्ड का हकदार होगा, उसे हम रिवॉर्ड देंगे। यानी मैं इसको ये भी कह दूं कि इट इज अ काइंड ऑफ यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देन 21st, इन द अबव क्वेश्चन इफ अजय वन ऑफ हर सर्वेंट फाइंड हर गोल्ड नेकलेस एंड गिव इट टू मिस सना। मान लीजिए सना का हार उनके एक सर्वेंट अजय ने ढूंढ के निकाल लिया, एंड देन मिसेस सना सेज दैट शी विल गिव अ रिवॉर्ड ऑफ 3,000 आफ्टर 2 days। देन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब सना ने कहा वेरी गुड, सना ने अजय को कहा, अपने सर्वेंट को कहा थैंक यू आपने मेरा हार ढूंढ लिया, अब इसका जो रिवॉर्ड है 3,000 रुपए का मैं आपको 2 दिन बाद दूंगी। तो सर यहाँ पे 2 पार्टीज हैं, अजय हैं और सना है। अजय ने अपना काम कर लिया, सना ने अपना काम बोला है कि अभी फ्यूचर में करेंगी। अब ये यूनिलैटरल तो नहीं रहा क्योंकि सामने वाली पार्टी सर्टेन हो गई, पता लग गया कि सब सर्वेंट्स में से अजय ढूंढ के लाए हैं। अजय ने अपना काम एग्जीक्यूट कर लिया तो एग्जीक्यूटेड हो गया, लेकिन सना ने अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया, तो इट शैल बी ट्रीटेड एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यानी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब दोनों की दोनों पार्टीज का जो
ऑब्लिगेशन है परफॉर्मेंस का वो आउटस्टैंडिंग हो, या दोनों में से किसी एक पार्टी ने अपना काम कर लिया और दूसरे का काम आउटस्टैंडिंग हो। तो यहाँ पे एक पार्टी ने अपना काम कर लिया था अजय ने, और सना का काम आउटस्टैंडिंग है, देयरफॉर ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है। देन 22nd क्वेश्चन, इन द अबव क्वेश्चन इफ अमन वन ऑफ हर सर्वेंट find her gold necklace and give it to Miss Sana and then Mrs. Sana immediately gives reward of 3000 to him। भाई अब दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया कि सना के सर्वेंट अमन ने हार ढूंढा और सना ने हार मिलते ही हाथ के हाथ 3000 का रिवॉर्ड दे दिया। तो दोनों ने अपना अपना काम कर लिया है, दोनों की ही ऑब्लिगेशन फुलफिल हो गई है, देयरफॉर ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यहाँ पे दोनों का काम ओवर हो गया है, कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं रहा। Then next 23rd, Mrs. Sarah lost her gold necklace in her house and she told all of her servants to find her missing gold necklace. Then Arav, one of her servants, finds her gold necklace and give it to Mrs. Sarah, and Mrs. Sarah says that she is very happy and will give reward of 3000 to him. This contract is, बताइए, सारा ने पहले से ही बोल रखा था कि भैया मेरा गोल्ड का नेकलेस ढूंढ दो, लेकिन उन्होंने कोई रिवॉर्ड की बात नहीं कही थी, उन्होंने सिर्फ यह कहा था कि मेरा गोल्ड नेकलेस ढूंढ लीजिए। सारा ने सबको कहा मेरा गोल्ड नेकलेस ढूंढिए, उसमें से एक सर्वेंट आरव ने ढूंढ लिया। अब सारा उन्हें कह रही है कि भाई मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी ईमानदारी से कि तुमने मेरा हार ढूंढ लिया, देयरफॉर मैं तुम्हें 3000 रुपए का रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरल है या बायलैटरल? सो सिंपल सी बात, यहाँ पे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज ये वन साइडेड था। जब हार ढूंढने की बात कही गई थी तो सारा को नहीं पता था कि उनका हार कौन ढूंढेगा, देयरफॉर ये वन साइडेड था, दूसरी साइड पता ही नहीं थी कि कौन हार ढूंढ के लाएगा, देयरफॉर इट विल बी ट्रीटेड एज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। फिर देखिएगा छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं लास्ट में। फर्स्ट, व्हेन द कंसेंट ऑफ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, वही जोर जबरदस्ती, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। जब भी फ्री कंसेंट मिसिंग होगी तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा, उसे वॉइड किया जा सकता है। हाउएवर एग्रीव पार्टी चाहे तो उसे वैलिड में भी तब्दील कर सकती है। सेकेंडली, एंड इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। जो इलीगल हैं, जो लॉ के अगेंस्ट है, डीफीफो के अंदर आ रहे हैं, वो कोर्ट में कभी भी एनफोर्सेबल नहीं होंगे। थर्डली, एन एग्रीमेंट क्रिएटेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन इज कॉल्ड एक्सप्रेस एग्रीमेंट। सिंपल है, यही बात हमने एमसीक्यू में भी देख ली और यही बात फिल इन द ब्लैंक में भी घूम के आ गई। नेक्स्ट वो कह रहा है पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो नोन एज। अब ये पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये एक नया वर्ड है, आपको याद करना है, इसको ग्रीनली हाईलाइट कर लीजिए। पैरेलल का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट इन राइटिंग, लिखत में नहीं होता, यानी जनरली ये वर्बल या ओरल होता है। तो पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या नाम दे सकते हैं? सर वर्बल हो या रिटर्न हो, होता है एक्सप्रेस ही है, तो हम इसको कह सकते हैं पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो नोन एज verbal contracts और oral contracts. Next, fifth question, an agreement consists of reciprocal promises. Reciprocal मतलब आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस करना होता है। बिटवीन कितने लोग होने चाहिए एग्रीमेंट के लिए? 2 और मोर पार्टीज, कम से कम 2 होनी जरूरी है, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। सिक्स्थ, अरुण प्रॉमिस टू ब्रिंग स्टार्स फ्रॉम द स्काई। अरुण कहते हैं मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा। इफ सारा पेज सर्टेन अमाउंट, अगर सारा कुछ अमाउंट पे करेंगी, दिस इज एन वॉइड एग्रीमेंट। सर ये एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एब इनिशियो, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। ठीक है। देन लास्टली कंसेंट मीन्स, सिंपली हमने देखा था कंसेंट मीन्स 2 और मोर पार्टीज, 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज एग्रीइंग ऑन same thing in same sense at same time। एक टाइम पे एक ही चीज पे 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज सहमत हो जाती हैं तो उसको राजी होना कहते हैं, कंसेंट लेना कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात क्लियर? तो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होता है। यहाँ तक की क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम नया कंसेप्ट डेवलप करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। सो टिल नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।